तो भाई लोग, फिटर थ्योरी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग ने पिछले क्लास में हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हीट ट्रीटमेंट पढ़ाने के एमसीक्यू क्वेश्चन कराने से पहले कुछ मैंने थ्योरेटिकल चीज़ बताया हूँ, और वो चीज़ आप लोग को पिछले क्लास में देखे होंगे। और ये देखिए आगे उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जो हम पीछे बता दिए हैं। इसमें से 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलेंस कम करने वाला हीटिंग विधि को क्या कहते हैं। कह रहा है कि टफनेस को बढ़ाना और ब्रिटलेंस को कम करने वाला विधि को क्या कहते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर मैंने पिछले ही क्लास में बता दिया था कि स्टील में टफनेस को बढ़ाना है और ब्रिटलेंस को कम करना है, यानी ब्रिटलेंस यानी कि भंगुरता को कम करना है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। क्या एनेलिंग होगा, नॉर्मलाइजिंग होगा, या टेम्परिंग होगा, या केस हार्डनिंग होगा? क्या होगा माय डियर फ्रेंड? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। टेम्परिंग एक ऐसा विधि होता है जिसमें स्टील में टफनेस को बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? टफनेस को बढ़ाते हैं, और ब्रिटलेंस को क्या करते हैं? ब्रिटलेंस को हम लोग कम करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से केस हार्डनिंग की किस प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रवाह किया जाता है। कह रहा है कि कौन से ऐसे हार्डनिंग प्रक्रिया है जिस पर स्टील पर अमोनिया गैस का प्रवाह करते हैं। क्या वह साइनाइडिंग विधि है, नाइट्राइडिंग विधि है, कार्बोराइजिंग विधि है, या अमोनाइजिंग है? क्या है स्टील पर अमोनिया गैस का प्रवाह करना? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? देखिए इसका राइट आंसर एक पिछले क्लास में भी बताया था, डबल बार क्वेश्चन हो गया है, नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोग अमोनिया गैस का प्रवाह करते हैं स्टील के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 करेक्ट। निम्न में से किस प्रक्रिया के दो विधि होती है, साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग? करेक्ट, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के दो विधि होती है, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग? क्वेश्चन कह रहा है कि साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग, ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें से किस प्रक्रिया के ये दो विधि होता है, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग? क्या केस हार्डनिंग का होता है? ओहो, एक सेकंड माय डियर फ्रेंड। हाँ, केस हार्डनिंग का है, या हार्डनिंग का है, या टेम्परिंग का है, या नॉर्मलाइजिंग का है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए केस हार्डनिंग का ये विधि होता है दो गो, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग, ये केस हार्डनिंग की विधि है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए कभी भी कोई भी प्रश्न को रट्टा मत मारिए आप लोग, रट्टा मारने से नहीं समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मोबाइल हमको प्रॉब्लम में डाल देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए टूल स्टील की किसी खास तापमान पर गर्म करने के बाद क्वेंचिंग करना चाहिए? करेक्ट, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए टूल स्टील के किसी भी खास तापमान पर गर्म करने के बाद क्वेंचिंग करना जरूरी होता है ना? क्या इंटरनल स्ट्रेस को उत्पन्न करने के लिए, या हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या स्केल को नीचे लाने के लिए, या अपने वास्तविक स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए? देखिए एक चीज़ आप लोग को हम बता दे रहे हैं,
कह रहा है कि निम्न में से किस उद्देश्य के लिए टूल स्टील के किसी भी खास ताप पर गर्म करने के बाद क्वेंचिंग करना जरूरी होती है। यानी कि क्वेंचिंग करना क्यों जरूरी होता है किसी भी स्टील को। क्वेंचिंग क्या होता है, मेटल को गर्म करने के बाद कुछ समय तक उसको उसी तापमान पर छोड़ दिया जाता है, फिर उसे पानी में या तेल में डुबो दिया जाता है। डुबोने की क्रिया ही क्वेंचिंग क्रिया कहलाती है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डनेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब हार्डनेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए, मान लीजिए हम लोग लोहार के पास जाते हैं, ब्लैक स्मिथ शॉप में कोई भी उपकरण बनाना हो हमको, अगर उसका धार लगाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको गर्म करते हैं, पीटते हैं, पीटने के बाद में उस पर क्या करते हैं, फाइल के द्वारा थोड़ा सा फाइलिंग कर देते हैं। उसके बाद हम लोग पानी में डुबोते हैं। क्यों? ताकि उसका हार्डनेस पुनः वापस आ सके और वो कार्य योग बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, बिना एलवाय वाली स्टील के हार्डनिंग के पश्चात क्रैक किस कारण से हो जाता है। कह रहा है कि बिना एलवाय, उसमें कोई एलवाय नहीं है, लेकिन हार्डनिंग के बाद उसमें क्रैक आ जाता है, वो मेटल फट जाता है। इसका कारण क्या है? आप लोग इसका राइट आंसर देंगे। बताइए दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। क्या पंच को अधिक समय तक गर्म किया गया, या पंच को कम समय तक गर्म किया गया, पंच को धीरे धीरे क्विंचिंग किया गया, पंच को तुरंत क्विंचिंग कर दिया गया। देखिए, इसका फोर्थ ऑप्शन ही सही है। कोई भी मेटल को हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद अगर तुरंत उसको तेल में या क्विंचिंग माध्यम से उसको क्विंच कर देंगे तो क्या हो जाता है, उसमें क्रैंक पड़ जाता है। वो स्टील में क्या हो जाता है, क्रैंक आ जाता है, यानी कि फट जाता है। ठीक है, मान लीजिए स्टील हो गया, बीच में से क्रैंक आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग गड़बड़ाएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, हार्डनिंग करने के बाद धातु, देखो हार्डनिंग जब करते हैं तो धातु क्या हो जाता है, एक तो ब्रिटल और दूसरा हार्ड हो जाता है। ये तो चीज़ हम आप लोगों को बताए हैं। हार्डनिंग करने के बाद धातु क्या हो जाता है, ब्रिटल यानी भंगुर और हार्ड हो जाता है। 46 नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट के बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है। कह रहा है कौन सा ऐसा विधि है जिसमें माइल्ड स्टील के पार्ट्स के बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है। मान लीजिए माइल्ड स्टील के कोई पार्ट्स हो गया, इसके जो ऊपर का सतह है इसको हमको हार्ड करना है, तो वो कौन सा विधि है। तो भाई हार्ड करने के लिए हार्डनिंग विधि ही तो प्रयोग में लाते हैं। लेकिन देखिए हार्डनिंग इसमें दो दिया है, एक दिया है टेम्परिंग, एक नॉर्मलाइजिंग, एक हार्डनिंग, एक केस हार्डनिंग। तो ऊपरी सतह के बात कह रहा है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग हो जाएगा। ठीक है, हार्डनिंग नहीं, हार्डनिंग पूरे मेटल पर और केस हार्डनिंग केवल ऊपरी सतह को करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केस हार्डनिंग। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर हार्ड और ब्रिटल होता है। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हार्ड और ब्रिटल होता है। बताए थे ना, फिर इस चारों प्रोसेस के बारे में हम आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, फेराइट के बारे में बताए थे, सीमेंटाइट के बारे में बताए थे, ऑस्टेनाइट के बारे में बताए थे, पियरलाइट के बारे में बताए थे। आप लोग पिछले वीडियो में हीट ट्रीटमेंट के दूसरा वीडियो में आप लोग जाकर देखेंगे, उसमें पूरी तरह से पूरा प्रोसेस यानी कि 7 प्रोसेस को हम बताए हैं केस हार्डनिंग की से। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट से। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर हार्ड और ब्रिटल होता है। हार्ड और ब्रिटल, तो हार्ड देखिए पहले फेराइट प्लस कार्बन होगा तभी वो हार्ड और ब्रिटल होगा। तो कौन सा ऐसा मेथड बताए थे जिसमें वो हार्ड और ब्रिटल होता है ना। देखिए सीमेंटाइट बताए थे, जिसमें बताए थे 87% फेराइट और 13% क्या होता है, कार्बन के मिश्रण। इसी तरह कुछ बताए थे ना। ठीक है दोस्त, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
सॉरी इसमें नहीं, देखिए हम पियरलाइट स्ट्रक्चर में बताए थे 87% क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में नहीं। एक सेकंड बता रहे हैं, रुकिए, पूरा ऐसी हो गया। देखिए सीमेंटाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हार्ड, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल होता है ना। अब हार्ड और ब्रिटल क्यों होता है, क्योंकि देखो यह फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। क्या होता है, फेराइट यानी Fe और कार्बन का क्या होता है, रासायनिक मिश्रण होता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। और उसके बाद हम बताए थे पियरलाइट, पियरलाइट में बताए थे कि 87%, काम नहीं कर रहा है पेन, इसमें बताए थे पियरलाइट में, इसमें बताए थे हम 87% फेराइट और 13% क्या था, सीमेंटाइट। तो ये स्ट्रक्चर पियरलाइट बन गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलिए 49, उस उपचार विधि उष्मा उपचार विधि, उस उपचार विधि एनिलिंग, ओहो क्वेश्चन मिस टाइपिंग है दोस्त, क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है। क्वेश्चन है उष्मा उपचार विधि एनिलिंग क्यों की जाती है। उष्मा, ये उष्मा उपचार है, उष्मा उपचार विधि में एनिलिंग क्यों की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मा उपचार विधि में एनिलिंग क्यों की जाती है। उष्मा उपचार है, उष्मा उपचार, ये जो है ये है, उष्मा उपचार विधि में एनिलिंग क्यों की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर आप लोग। क्या टफनेस बढ़ाने के लिए, या सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए, या हार्डनेस बढ़ाने के लिए, ब्रिटलनेस बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। एनिलिंग कल ही बताए थे कि मशीनिंग योग्य बनाने के लिए, मेटल को मुलायम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिलिंग करते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिलिंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, फेराइट और सीमेंटाइट, फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण क्या होता है। अभी जस्ट इसके पीछे ही बताए हैं, फेराइट और सीमेंटाइट के मिश्रण होता है, क्या होता है, ऑस्टेनाइट होता है, मार्टेंसाइट होता है, ट्रूस्टराइट होता है, पियरलाइट होता है। क्या होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बताए थे इसमें 87% फेराइट और 13% क्या बताए थे, क्या बताए थे, सीमेंटाइट। दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, पियरलाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान क्या होगा। ये क्वेश्चन में हम बता दिए थे 727 डिग्री लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पियरलाइट में सीमेंटाइट का मिश्रण कितना होता है, अभी बताए थे। पियरलाइट में और सीमेंटाइट का मिश्रण कितना होता है, तो जस्ट बताए हैं 13%। पियरलाइट में सीमेंटाइट, हाँ ठीक है, पियरलाइट में सीमेंटाइट का मात्रा कितना होता है, 13% होता है। ये भी जस्ट बताया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है। हम लोग हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करने का क्या रीज़न है, क्यों हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं किसी मेटल का। स्टील की यांत्रिक गुण को बदलना, स्टील को यांत्रिक संरचना को बदलना, कंपोनेंट के दिखावट बदलना, स्टील के रासायनिक गुण को बदलना। क्या होगा दोस्त, देखिए इसका राइट आंसर यही होगा, पहला ऑप्शन होगा, स्टील के यांत्रिक गुणों को बदलना। स्टील के यांत्रिक गुणों को ही बदलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्विंचिंग माध्यम का उचित बढ़ता क्रम क्या है। हम लोग क्विंचिंग करते हैं तेल में, पानी में और हवा में, ठीक है, तो उसका उचित क्रम क्या है। पहला बताइए इसका उचित बढ़ता क्रम क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग, इसका उचित बढ़ता क्रम क्या होगा। क्या पहले तेल तब फोर्स्ड एयर तब ब्राइन सोल्यूबल होगा, या फोर्स्ड एयर तेल और ब्राइन सोल्यूबल होगा, क्या ब्राइन सोल्यूबल तेल और फोर्स्ड एयर होगा, फोर्स्ड एयर ब्राइन सोल्यूबल और तेल होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले हवा तब तेल तब ब्राइन सोल्यूबल होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद स्ट्रक्चर में जो आंतरिक परिवर्तन होता है कहलाता है। जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करते हैं, ये सब बताएं हम सातों विधि। जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करते हैं तो उसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। क्या पियरलाइट कहलाता है, स्टेनाइट कहलाता है, मार्टेनसाइट कहलाता है, सर्वराइट कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टेनाइट। स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है। कल बताए थे परसों दिन के वीडियो में, इसके पिछले वाला वीडियो हीट ट्रीटमेंट के दूसरा वीडियो में। स्टील किस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होता है। क्या वो फेराइट पे होता है, हेमेटाइट पे होता है, ऑस्टेनाइट पे होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है। वही मेटल जब पूर्णतः पिघल जाता है, गल जाते हैं, गल जाने के बाद वो क्या हो जाता है, नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिछले वाला वीडियो में आप लोग देख लेंगे, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में हम बताए हैं। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। मान जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनता है उसको, स्टील को तुरंत अगर हम ठंडा कर देते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर वो धारण कर लेता है, कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है बताइए। क्या मार्टेनसाइट बनता है, मार्टेनसाइट बनता है, पियरलाइट बनता है, ऑस्टेनाइट बनता है, ट्रूस्टाइट बनता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्टेनसाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, मार्टेनसाइट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्ट्रक्चर में कंपन सहने की शक्ति होती है। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कंपन सहने की शक्ति होता है। मार्टेनसाइट होता है, ऑस्टेनाइट होता है, ट्रूस्टाइट होता है, सर्वाइट होता है, क्या होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ट्रूस्टाइट। ट्रूस्टाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कंपन सहने की शक्ति होती है, वाइब्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्वेंचिंग माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जब हाई स्पीड स्टील को हम हार्ड करते हैं तो क्वेंचिंग करने के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं। वही कूलेंट, पानी, ब्राइन सोल्यूबल तेल, सोडा पानी, क्या करते हैं। तो देखिए हाई स्पीड स्टील के लिए हम लोग तेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाता है तो क्या बनता है। कोई भी मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील है उसको लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म, यानी कि लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है, 727 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे कम तापमान पर गर्म करके फिर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाता है तो कौन सा स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या मार्टेनसाइट होता है, ट्रूस्टाइट होता है, ऑस्टेनाइट होता है, या सर्वाइट होता है, क्या होता है बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रूस्टाइट। ये ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर को धारण कर लेता है। चलिए
आज तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पीटर थ्योरी ग्रुप में आप लोग के स्वागत है। इसी तरह आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।